Hello everyone, welcome back to another episode of Shit Happens, where we bring real stories, deep insights, and operational truth from inside the logistics industry. I am your host Anshika Vash. Today's topic is something that every importer and exporter need to understand because the rules of global trade are changing faster than ever. With stricter custom rules, regulations, compliances, and new digital risk engines, 2026 is expected to be the one of the most challenging years in coming international trade. To unpack this, we have someone with decades of work experience. Joining us today, Mr. Girish Gavade, Head of Import and Export at Abhyang Shipping. He has over a decade experience in custom regulations, compliances, documentation expertise, and experience in moving the cargo across the borders. So, Girish, welcome to Ship Happens. Thank you, Anshika. I am glad to be here, and this topic is extremely relevant, and I am happy that we are having conversation at the right time. Yes. So, welcome to the very first segment. हम अपने फर्स्ट सेगमेंट में कंप्लाइंसेस लैंडस्केप्स और जो कंप्लाइंसेस शिफ्ट्स हुए हैं ओवर द ईयर्स कस्टम्स में उसके बारे में बात करेंगे. सो गिरीश, मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर कंप्लायंस लैंडस्केप शिफ्ट इन द कमिंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स. The biggest change is digital scrutiny, like HS code classification, valuation, automatic checking of documents, scrutiny of documents. This is the biggest change in custom compliances, and it has impact automation. All data will be sync in one window. सो कस्टम्स भी अभी एक सिंगल विंडो से एचएस कोड, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये सब इवेल्यूएट कर रहा है. सो दिस इज द बिगेस्ट चेंज इन लास्ट few years in custom compliances. Also, custom implemented FAG system like faceless assessment group. कस्टम्स में जो कस्टम ऑफिसर्स के साथ डायरेक्टली बात करना है या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, वो टाइम उन्होंने रिड्यूस भी किया है, और एज फास्टर जो हो रहा है सर्विस, वो बहुत सारा इम्पैक्ट कर रहा है अभी. अगर हम रिस्क की बात करें तो वाई 2026 इज एक्सपेक्टेड टू बी द हाई रिस्क ईयर फॉर इम्पोर्टर्स. बिकॉज इंडिया इज नाउ अलाइनिंग विथ ग्लोबल कॉम्प्लायंसेस, एंड दिस और ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबल कॉम्प्लायंसेस. लाइक अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसमें अमेरिका ने बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिए, कस्टम कॉम्प्लायंसेस भी उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए. मतलब हर कंट्री में सेम चीज़ें हो रही है. जैसे अभी इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि कस्टम कॉम्प्लायंसेस हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ग्लोबली फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट तो कर ही रहा है. और इम्पोर्टर्स के लिए मेजर टास्क है कि उनको वो फॉलो करना है और अपना मटेरियल एज सेफ और विद इन टाइम पीरियड डिलीवर्ड करके मैन्युफैक्चरिंग टाइमली करना है उनको. सो स्ट्रिक्टर आप बोलना चाह रहे हो कि जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रेगुलेशंस आ रहे हैं हर कंट्रीज में, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इम्पोर्टर्स. यस. सो कंप्लायंसेस की बात करें अगर, तो कंप्लायंसेस स्क्रूटनी में कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कस्टम ऑपरेशन को डिले करते हैं? एक्चुअली अभी लेटेस्ट जो चेंजेस हुआ है कस्टम्स में, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैरोटा रूल में चेंजेस किया हुआ है उन्होंने. पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नेम से हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने थे, अभी उनको प्रूफ ऑफ ओरिजिन देना है, जिसमें हमें मैन्युफैक्चरर इनवॉइस, लोकल कंपोनेंट जो परचेस करते हैं उनकी कॉस्ट रिलेटेड टू लोकल हैंडलिंग, ये सब कस्टम को देना है. जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंपोर्टर का एक्चुअल मार्जिन जो है वो
कस्टम के सामने या हर एक मतलब ओपन हो गया है सब। और ये सब डॉक्यूमेंट्स देना इंपोर्टर्स के लिए भी डिफिकल्ट है, सप्लायर के लिए भी डिफिकल्ट है। तो दिस इज मेजर इम्पैक्ट। ओके, सो मतलब अगेन वही चीज़ें हैं कि जितना स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस हो रहे हैं तो कस्टम्स भी उतने ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, इनवॉइसिंग से रिलेटेड हो, कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स हो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, इनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, अगर कुछ भी मिस्टेक है उनमें। तो इन सब जो स्ट्रिक्टनेस हो रही है कंप्लाइंसेस में, उसकी वजह से जो कंप्लाइंस फाइन्स इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबली, उसके बारे में आप क्या बताओगे? कंप्लायंस फाइल्स मतलब कस्टम अभी छोटी छोटी डिजिटलाइजेशन जैसे किया है उन्होंने, डिजिटलाइजेशन स्क्रूटनी, तो उसमें वो छोटी छोटी चीज़ों को भी कैच कर रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, सिमिलर प्रोडक्ट है उसका क्लासिफिकेशन हम सिमिलर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल यूजेस है, मेड ऑफ है, उसकी वजह से क्लासिफिकेशन भी चेंज हो रहा है। और ये डिजिटल स्क्रूटिनी में बाय डिफॉल्ट कैच हो रहा है, और कस्टम सब कॉम्प्लायंस पार्ट सामने रखते हुए पेनल्टीज वगैरह बढ़ा रहे हैं उसमें, ताकि ये सब जो ड्यूटी वैल्यूएशन है, एचएस कोड क्लासिफिकेशन मिसमैच हो रहा है, ये सब अवॉइड हो सके। तो ये जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रेगुलेशंस होते जा रहे हैं जिसकी वजह से कंप्लायंस फाइन्स भी ग्लोबली बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताओगे? एक्चुअली ओवरऑल जो हम इंटरनेशनल ट्रेड देख रहे हैं ना, वो स्लो डाउन हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय डिफॉल्ट कम हो रहा है। तो उन्होंने जो कॉम्प्लायंस पार्ट बढ़ाया है उसमें उन्होंने फाइन्स भी बढ़ाए हैं, ताकि कहीं पर से कुछ गवर्नमेंट का लॉस जो है वो थोड़ा बहुत रिकवर भी हो जाए, और जो डाटा प्रॉपर आना है इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स या जो भी ट्रेड है उनकी तरफ से प्रॉपर डाटा एक लाइनअप में हो जाए। ओके, सो फाइन्स इंक्रीज होने से रेवेन्यू जनरेशन भी गवर्नमेंट कर रही है, प्लस सही डाटा भी कलेक्ट कर रही है। ओके, एक मेजर कंप्लायंस मिस्टेक जो इम्पोर्टर्स करते हैं एंड दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग इट। एक्चुअली इंपोर्टर्स मतलब मेजरली जो क्लासिफिकेशन, अंडर वैल्यूएशन, मिस डिक्लेरेशन, ये सब चीजें वो मतलब लाइटली ले रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट उनको अगर मिस डिक्लेरेशन हो रहा है या क्लासिफिकेशन कुछ गलत हो रहा है तो उसकी वजह से उनको ड्यूटी स्ट्रक्चरिंग में इम्पैक्ट आ रहा है। Let's start our third segment, operation risk. So, Girish, what is the biggest operation risk in imports today? एक्चुअली लेट डॉक्यूमेंट सबमिशन, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, जैसे कि इंपोर्टर, सप्लायर, शिपिंग लाइन है, एजेंट्स है, उनको हम डॉक्यूमेंटेशन में कुछ डिफरेंस जो आता है, मिसमैच होता है डाटा, वो एक मेजर इम्पैक्ट है। जैसे कि अपना बीएल पे क्वांटिटी मेंशन है कुछ अलग, सेम क्वांटिटी हम इनवाइस, पैकिंग लिस्ट या सप्लायर पीओ, इंपोर्टर इनवाइस, आईजीएम मैनिफेस्ट, एक्चुअल इंपोर्टर डाटा, ये सब मिसमैच हो रहा है, और ये सब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो बाय डिफॉल्ट इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से डिलेज भी डिलेज हो भी रहे हो हैं। रहा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन मिसमैच या इनकरेक्ट की वजह से जो डिलेज हो रहे हैं, ये इम्पोर्टर्स को कितना कॉस्ट बढ़ा के देते हैं? मैडम इट्स अप्रोक्स 10 to 15,000 पर डे के हिसाब से उनको कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है वो। Okay, so yeah, it means that documentation mismatch or incorrect documentation is a major part in costing and delay as well. Apart from the documentation, is routing still a major risk? Yes, some of cases the smart importer book the cargo in direct shipment, like one port to another port direct. बट कुछ केसेस में हो रहा है कि कॉस्ट सेविंग या फ्रेट रेट्स कुछ कम करने की वजह से कम चाहिए,
ये रीजन देखते हुए कि ट्रांसशिपमेंट बुक कर रहे हैं, तो ट्रांसशिपमेंट क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट उनका ट्रांजिट टाइम भी बढ़ रहा है। ट्रांजिट टाइम बढ़ रहा है तो उनका आगे जो सेल्स है, सेल्स इंपैक्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंपैक्ट कर रहा है, और उनका जो रेवेन्यू है जनरेट हो रहा है वो भी डिले हो रहा है, या फिर उनका ट्रेड जो रिलेशन है लोकली वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। सो मतलब हमें कॉस्टिंग बचाने के लिए इम्पोर्टर्स को या एक्सपोर्टर्स को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि फ्रेट कॉस्ट कम हो जाए, दे शुड गिव द इम्पोर्टेंस टू द रूट प्लानिंग ऑल्सो, कि ट्रांजिट टाइम क्या है, और ट्रांसशिपमेंट में शिपमेंट तो नहीं जा रहा है, कि कैन बी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जहाँ ज़्यादा डिले हो सकते हैं, तो वो उल्टा कॉस्टिंग को बढ़ा देगा। And what is the most common mistake in the valuation of cargo? एक्चुअली मोस्ट ऑफ इम्पोर्टर्स क्या करते हैं कि एक सिंगल वैल्यू कंसिडर करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका लैंडिंग कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, लोकली जो फ्रेट है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें भी इम्पेक्ट करता है वैल्यूएशन के लिए। और बाय डिफॉल्ट की बहुत सारे इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स ये सब चीज़ें अवॉइड करके कुछ समय बचाने के लिए या कुछ ड्यूटी बचाने के लिए ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। लेकिन अभी कस्टम जो डिजिटल स्क्रूटिनी में आ गया है उसमें छोटी से छोटी चीज़ भी वो कैच कर देते हैं, और कस्टम को ऑथोराइज है पोस्ट ऑडिट, लाइक अपना शिपमेंट क्लियरेंस हो जाए फिर भी उनको ऑथोराइज है कि वो 2 to 5 years वो अपना पोस्ट ऑडिट में शिपमेंट स्क्रूटिनी करके अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है या कुछ रेवेन्यू लॉस है तो उसके रिलेटेड इम्पोर्टर को नोटिस या शोकॉज नोटिस देके वो रेवेन्यू रिकवर भी कर सकते हैं। सो अभी जैसे फर्स्ट सेगमेंट में हमने बात की थी कंप्लाइंसेस की, तो दैट इज़ द सेम थिंग, लाइक अगर आप अंडर वैल्यूएशन कर रहे हो तो इट कैन बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हाउ डज इम्पोर्टर बिहेवियर इन्फ्लुएंस क्लियरेंस इन स्पीड? इम्पोर्टर का बिहेवियर, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे इम्पैक्ट करती है क्लियरेंस को? एब्सोल्युटली मैडम, एक्चुअली स्मार्ट इम्पोर्टर्स मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, ड्यूटी स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन, ये सब चीज़ें अगर किसी इम्पोर्टर अवेयर है तो वो बाय डिफॉल्ट प्रिकॉशन ले रहा है वो चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर रहा है, वैल्यूएशन क्लासिफिकेशन जो भी है वो प्रॉपर कर रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट इम्पेक्ट कर रहा है वो चीज़ों को। सो इम्पोर्टर्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, उन्हें अवेयर रहने की ज़रूरत है कि क्या कंप्लाइंसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन का क्लासिक, कुछ पैसे बचाने के लिए या फिर कुछ चीज़ें कट ऑफ करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट अंडर वैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंप्लाइंसेस को हिट करेगा और इट मे कॉज डिलेज ओनली. So now let's begin our third segment. In this segment, we are going to talk about the digital customs era. As the future everyone knows is digitization. तो digitization कैसे custom clearance को इफेक्ट कर रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही है गिरीश कि हाउ डिजिटल कस्टम सिस्टम इज चेंजिंग द क्लियरेंस. एक्चुअली एवरीथिंग इज क्रॉस वेरीफाइड बाय सिस्टम। जैसे कि अभी हम कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रॉस वेरीफाइड कर रहा है, और बिफोर कस्टम ऑफिसर और जो ऑथोराइज पर्सन है उनके पास जाने से पहले ही वो सिस्टम हमें बता देता है कि उसमें कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही है। सही है तो वो फ्लैग्स नहीं करता है, लेकिन जहाँ पे गलत है वहाँ पे वो हमें हाईलाइट कर देता है कि ये चीज़ें गलत हो रही है। तो वो चीज़ अगर हमें पहले ही आइडेंटिफाई हो रही है तो हम उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट वे में जाके जल्दी से जल्दी क्लियरेंस या जो भी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो डिजिटाइजेशन से हम कस्टम क्लियरेंस में होने वाले डिलेस को भी कम कर सकते हैं. जब डिजिटाइजेशन की बात हो रही है तो एआई की हम बात करते हैं. एआई रिस्क इंजन्स कैसे, जो न्यू एआई रिस्क इंजन्स हैं उनका क्या मीनिंग है इम्पोर्टर्स के लिए, हाउ दे कैन हेल्प टू इम्पोर्टर्स?
एआई टूल ग्लोबल वैल्यूएशन डाटा है या इनवाइस वैल्यू है, वो कंपेयर करता है। और अगर कुछ वैल्यूज में या प्रोडक्ट के वैल्यूज में कुछ वेरिएशन है, अगर थोड़ा है तो वो हमें हाईलाइट नहीं करेगा या आइडेंटिफाई नहीं करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा डेविएशन है उसमें, तो फिर एआई वो हमें हाईलाइट कर देगा वो चीज़। सो थ्रू एआई इट कैन बी क्वेश्चन कि अगर वैल्यूज में डेविएशन हो रहा है तो ओके। सो एआई की बात कर रहे हैं हम, रिस्क इंजन्स की और डिजिटाइजेशन की, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें इम्पोर्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए दैट कैन सेव देयर टाइम? एक्चुअली इम्पोर्टर्स को डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म में, जैसे ऑनलाइन कुछ सॉफ्टवेयर्स है जिसमें वैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आ जाए। और लाइक कि एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई ऑल वर्ल्ड सेम, उसका फंक्शनिंग सेम है, जिसमें अगर वही टूल सब लोग यूज कर रहे हैं तो वैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब के लिए एक स्ट्रक्चर ही रहेगा। इतना सब डिजिटाइज हो रहा है, फिर भी कस्टम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो दैट स्टिल कैन नॉट बी डिजिटाइज्ड, उनके बारे में आप क्या बोलोगे? एक्चुअली अभी हम देख रहे हैं कस्टम्स में एग्जामिनेशन पार्ट है, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो तो डिजिटली नहीं हो रहा है अभी, उसमें फिजिकली जाना ही है। सेकंड है कि कुछ डैमेजेस इश्यू है, सर्वे है, तो वो मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता है, फिजिकली जाके सर्वे करने और फिजिकली करना ही एग्जामिनेशन है। करने की हाँ, जरूरत मतलब है, वो मैनुअल प्रोसेस में ही है, जो पोर्ट ऑपरेशंस पोर्ट होते हैं। ऑपरेशंस है। ओके। डिजिटाइजेशन ने कैसे कितना कस्टम एक्टिविटीज के टाइम को कम किया है या कैसे डिलेस को कम किया है? एक्चुअली अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो उसमें कुछ डिफिशियंसी या स्क्रूटिनी में कुछ डिफिकल्टीज आती नहीं है। तो वो मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो वो विद इन टाइम फ्रेम जो है 1 डे 2 डेज, तो उसमें क्लियरेंस होके डिस्पैचेस भी जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि कस्टम क्वेरीज आ रही है, कस्टम ऑफिसर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स है, कॉम्प्लायंस पार्ट है, ये सब मतलब इम्पैक्ट कर रहा है टाइम पे। So let's start our final segment, 2026 readiness checklist. 2026 की रेडीनेस के लिए हम बात करें तो कौन सी बिगेस्ट हैबिट है जो इम्पोर्टर्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी, बिकॉज मतलब जब एक्यूरेसी है तो फिर सब जो स्ट्रीमलाइन वर्क हो रहा है, अगर कहीं पर से कुछ गलत हो रहा है तो वहां से जो सर्कल है पूरा रॉन्ग वे में जा रहा है। सो एक्यूरेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Okay, so accuracy, documentation accuracy, process accuracy, that is important to complete the custom clearance on time. अगर 2026 की चेकलिस्ट के बारे में बात करें या इम्प्रूवमेंट्स को लेकर बात करें तो एक क्या चीज़ है जो इम्पोर्टर्स को इमिडिएटली स्टार्ट करना चाहिए? इम्पोर्टर्स को एक मतलब प्रिकॉशन लेना है कि डॉक्यूमेंट्स जो है एज अर्ली एज पॉसिबल जो है शेयर करना है, एक एसओपी सेट करना है और फॉलोअप और कम्युनिकेशन बढ़ाना है जो अपने ट्रेड पार्टनर्स है। ओके। अगर एक हैबिट की बात करें जो इम्पोर्टर्स को इमिडिएटली स्टॉप करना चाहिए, एक प्रैक्टिस विच इज़ वेरी इनकरेक्ट फॉर कस्टम क्लियरेंस, व्हाट इज दैट प्रैक्टिस इम्पोर्टर्स शुड स्टॉप? एक्चुअली फॉरवर्डर थ्रू जो बिजनेस है या बुकिंग्स है वो अगर अवॉइड कर देंगे तो उनका टाइम, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन वर्क ये सब रिड्यूस हो जाएगा। तो ये उनका मतलब मेजर टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है कि फॉरवर्डर थ्रू बिजनेस। ओके, मतलब उन्हें डायरेक्टली कस्टम एजेंट्स के साथ काम करना चाहिए। ओके। एक
बेस्ट प्रैक्टिस या बेस्ट डिसिप्लिन क्या है जो एक गुड इम्पोर्टर को ग्रेट इम्पोर्टर से अलग करता है? इम्पोर्टर्स को टाइमली कम्युनिकेशन करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर कम्युनिकेशन। एक आप 2026 की चेकलिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द फाइनल एडवाइस आप देना चाहोगे इम्पोर्टर्स को रिगार्डिंग द स्ट्रिक्टर कंप्लाइंसेस जो होते जा रहे हैं अभी? एक्चुअली इम्पोर्टर्स को अपना एंड टू एंड सप्लाई चेन है वो अंडरस्टैंड करना है पहले, कि हाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या ट्रेड है जो भी है, मतलब सप्लाई चेन जो प्रॉपर है, फॉरवर्डर, सीएचए, शिपिंग एजेंट्स, जो भी ट्रेड पार्टनर्स है, ये सप्लाई चेन है पूरा, वो उनको अंडरस्टैंड करना है और हमें उसमें इम्प्रूवमेंट कैसा क्या करना है, एग्जैक्ट कहाँ पे लैकनेस है वो इम्प्रूव करके जो भी है ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट करना है। So, Girish, thank you for sharing such practical and important insights. This information will surely make importers to avoid the mistakes which can cost them more in the coming years. यस, थैंक यू अंशिका। एक्चुअली मतलब देखने जाए तो ये जो सेगमेंट हुआ है अपना, उसमें इम्पोर्टर्स जो ट्रेड पार्टनर्स है उनको कुछ ना कुछ हेल्प होगा जिससे वो इम्प्रूव करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर वे से अपना काम जो है कर पाएंगे। यस गिरीश, हमने भी इस एपिसोड्स के ज़रिए इम्पोर्टर्स तक आई थिंक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि आप स्ट्रिक्टर कंप्लाइंसेस को समझें, प्लानिंग प्रॉपर दें, डॉक्यूमेंट्स टाइम पे दें, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स दें, अंडर वैल्यूएशन ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपका ही टाइम बचाएंगी और आपके ही कॉस्ट में सेविंग करेंगी। यस यस, डेफिनेटली। टू ऑल दी ऑडियंस, एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ फॉलो आवर पॉडकास्ट फॉर मोर एक्सपर्टाइज कन्वर्सेशंस एंड insights from the logistics industry. Till that time, stay tuned, be compliant and be safe.